नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ देखते ही देखते जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा नवंबर निकल गया और आज डेट आ चुकी है 1 दिसंबर। तो दोस्तों आज की क्लास में आज 1 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जहां से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं आपसे रोज रोज बोलती हूँ और इस बात से आप लोग काफी ज्यादा वाकिफ होंगे कि अपने क्लास को जब भी आप कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना ना भूलें, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ जिसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी करते हुए चलिए। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्लास से रिलेटेड या फिर जो भी इस चैनल से रिलेटेड जो भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 1 दिसंबर हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं और जो एड्स बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे हर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर इसलिए भी ध्यान रखिएगा। आते हैं अब अपने क्लास पे और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया? देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर यही है श्रीहरिकोटा में और यही में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया गया है। लॉन्च पैड क्या होता है? देखिए लॉन्च पैड में ही देखा जाए, इसी लॉन्च पैड के द्वारा जो रॉकेट होती हैं जो मिसाइलों को ले जाती है अंतरिक्ष में या फिर जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनको जो है इसी लॉन्च पैड के ही द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और ये भारत का पहला निजी लॉन्च पैड विकसित किया गया है, रॉकेट लॉन्च पैड। और ये किसके द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी है। अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अग्निकुल कॉस्मोस ध्यान रखिएगा ये स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, और इसी ने जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां से सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहीं इसने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। ये जो लॉन्च पैड जो विकसित किया गया है प्राइवेट लॉन्च पैड, ध्यान रखिएगा, तो इसे जो है ये पूरी तरीके से इस पूरे लॉन्च पैड को जो डिजाइन किया गया है और जो इसे पूरा संचालित किया जा रहा है वो अग्निकुल के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अग्निकुल जो कि निजी क्षेत्र का एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, इस लॉन्च पैड के उद्घाटन के समय जो इसरो के जो भारत का अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, ठीक है, वो उसके जो अध्यक्ष यानी कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है श्री एस सोमनाथ, ये उपस्थित है, यानी कि इन्हीं के द्वारा इस लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है, इसरो के अध्यक्ष। यहाँ पे जो ये लॉन्च पैड है इसमें जो सबसे पहला जो वाहन लॉन्च किया जाएगा, देखिए उसका नाम क्या है, जो पहला लॉन्च होगा वो 2 चरण लॉन्च वाहन है, उसका नाम है अग्निबाण। और इसका पूरा इरादा देखा जाए या फिर ये जो टारगेट किया है वो देखा जाए तो लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा और पहली उड़ान में ये लगभग 100 किलोमीटर तक 100 किलो का पेलोड ले जाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा लक्ष्य रखा गया है, ये पूरा इरादे के साथ अग्निबाण को लॉन्च किया जाएगा इस अग्निकुल निजी स्पेस रॉकेट लॉन्च पैड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस निजी लॉन्च पैड की जो स्थापना की गई है, ठीक है, वो निजी कंपनी के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे भी और भी जितनी भी जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी इस तरफ जो है बढ़ेंगी, अंतरिक्ष क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगी, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की तरफ। इससे क्या होगा, भारत का जो ये स्पेस जो है कार्यक्रम वो काफी ज्यादा विकसित हो सकेगा। ये और भी प्राइवेट कंपनियों के लिए एक तरीके से दिशा देगा। ठीक है, अगर हम बात करें अग्निकुल की दोस्तों, तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक चेन्नई में स्थित ये स्टार्टअप है। चेन्नई किसकी कैपिटल है दोस्तों? तमिलनाडु की कैपिटल है और यहीं पे ये स्टार्टअप है और इसको जो है शुरू किया गया था कहां पे? 2017 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड को शुरू किया गया था, इस स्टार्टअप को शुरू किया गया था। कहां पे स्थित है ये सब? चेन्नई में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट ये अपने आप में प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत का पहला खुदरा नगर पालिका बॉन्ड किस
किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर ही आपका हो गया, क्योंकि ये जो इंदौर के नगर निगम के ही द्वारा इसे जारी किया गया है। ये भारत का पहला खुदरा नगर पालिका बॉन्ड होगा। ध्यान रखिएगा किस परियोजना के लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो इंदौर नगर निगम के द्वारा जारी किया जा रहा है भारत का पहला खुदरा नगर निगम बॉन्ड। किसके उद्देश्य के लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में जो शहर है, जो जिला है, उसके जो नगर निगम है उसने भारत का पहला खुदरा नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। किस परियोजनाओं के लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। तो सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लिए जो इंदौर नगर निगम है वो बॉन्ड जारी करेगा, और इस बॉन्ड से जो राशि, जो अमाउंट रेस करेगा, उसी से वो क्या करेगा? इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करेगा। इस पूरे बॉन्ड की अगर हम समय देखें, टाइम देखें, तो ये 10 साल के लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा, और इस 10 साल के लिए जो जारी किया गया उससे कितने पैसे जुटाए जाएंगे? तो 2.6 अरब रुपए या फिर 31.8 मिलियन डॉलर की जो है राशि जुटाई जाएगी। और इस पूरे राशि का जो खर्चा क्या किया जाएगा दोस्तों? इस पूरे बॉन्ड का जो जुटाएगी राशि इस बॉन्ड के थ्रू, उसके द्वारा ही सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। देखिए बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड एक तरीके का पत्र जैसा होता है जिसको इश्यू किया जाता है मार्केट में पैसे को रेस करने के लिए, और एक इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। फिर उसको जब रिटर्न किया जाता है फिर विथ इंटरेस्ट रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये नगर निगम जो बॉन्ड इश्यू करती है तो उन पैसे का इस्तेमाल वो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए करती है, ठीक है। और इंदौर नगर निगम जो ये बॉन्ड इश्यू किया है वो उसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा स्थापित करना अपने क्षेत्र में। इस राशि का जो प्रयोग किया जाएगा वो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा। तो जितनी भी सौर ऊर्जा है वहां पे होंगी, जो प्रोग्राम होगा उनमें निवेश करने के लिए इन धन को जुटाया गया है। इंदौर के पास देखा जाए तो 3 अरब रुपए की लागत से लगभग कितने 60 मेगावाट का सोलर प्लांट बनेगा इंदौर के पास में ये पूरा, ठीक है। इंदौर देखा जाए, अगर हम इंदौर के बारे में और बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार 6 वर्षों से ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीतता रहा है। कौन दोस्तों? इंदौर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या पता चला? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत का पहला खुदरा नगर पालिका बॉन्ड किसने जारी किया? तो इंदौर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। फिर से ये जो ज्वालामुखी वो चर्चा में रहा है, इसलिए फिर से इसके बारे में बात करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोआ लाओ। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है मोला लोआ ज्वालामुखी, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हवाई, ठीक है। हवाई द्वीप है जो अमेरिका का, वहां पे ये स्थित है मोला लोआ। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट हुआ है, ठीक है, मोला लोआ में, और इसलिए ये चर्चा में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ, और जो कि कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पे स्थित है, ठीक है। जो संयुक्त हवाई द्वीप दोस्तों जो आइलैंड है ये प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशन में स्थित है, और ये स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और अगर हम बात करें मोना लोआ की ऊंचाई की तो ये 13,600 फीट से अधिक ऊंचा है। इसमें देखा जाए ये जो ज्वालामुखी है, ये जो वॉल्केनो है लगभग 40 वर्षों से शुद्ध पड़ा हुआ था। इसमें अभी किसी भी तरह का कोई भी विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन इसमें देखा जाए इस ज्वालामुखी में अब विस्फोट होना शुरू हो गया है लगभग 40 वर्षों के बाद, ठीक है। मोना लोआ ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ये जो हवाई द्वीप का एक पार्क है जिसका हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क, उसी के अंदर स्थित है। और ये पूरे द्वीप का जो अमेरिकी राज्य के सब द्वीप के आधे हिस्से को कवर करता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें कि ये काफी देखा 40 वर्षों के बाद ये विस्फोट हो रहा है, और इसके जो पहले विस्फोट हुआ था वो 1984 में हुआ था, अंतिम विस्फोट, ठीक है। यहाँ पे जो है मोना लोआ 1843 के बाद 33 बार इसमें विस्फोट हो चुका है, और अंतिम जो विस्फोट हुआ था वो 1984 में हुआ था। उसके बाद जो है ये अब 2022 में इसमें विस्फोट होना शुरू हुआ था। लास्ट टाइम जो 1984 में जब इसमें विस्फोट हुआ था तो इस द्वीप का एक शहर है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जिसका नाम है हीलो, ठीक है। हीलो के 5 मील के भीतर जो है लावा प्रवेश कर गया था, ठीक है। अभी जो विस्फोट हो रहा है वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिल रही है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की समस्या भी आ रही है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम हवाई द्वीप की बात करें तो हवाई जो है वो मध्य प्रशांत महासागर में 8 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, पूरे ज्वालामुखी का एक समूह है, जो कि पश्चिम में क्योर द्वीप से पूर्व में हवाई तक अर्धचंद्राकार में फैला हुआ है, ठीक है। हवाई आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस हवाई द्वीप, चूंकि हम बात करें ये पूरी तरीके से ज्वालामुखी पे निर्मित ये द्वीप है, तो इसके कई सारे ऐसे सक्रिय द्वीप है हवाई द्वीप पे। कौन कौन से सक्रिय द्वीप? देखिए इसका नाम क्या है,
किला हुआ ज्वालामुखी, हुलालाई ज्वालामुखी, ठीक है, मोना की ज्वालामुखी, कामे हुआ काना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है, आले हाले अकाल, ठीक है, ज्वालामुखी। ऐसे ऐसे तो विचित्र इसके नाम भी हैं, ठीक है, हुला लाला टाइप के, तो ऐसे इसके नाम रहते हैं, ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, स्पेशली जब आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें लगातार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो मोआलाना ज्वालामुखी है जो लगातार अभी चर्चा में बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा हवाई द्वीप पे स्थित है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मोलालो। और अच्छा कुछ बच्चे जो करंट अफेयर्स की क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है, क्या ये क्लास सफिशिएंट है आरओ के एग्जाम के लिए? बच्चा मेरी तो पूरी कोशिश रहती है ये क्लास सफिशिएंट हो, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आपको इससे बार क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रेगुलर, ठीक है, देखिए जो एग्जाम जब भी होगा आपका, तो एग्जाम के 6 से 7 महीने तक का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो आप अभी से रेगुलर जब फॉलो कर रहे होंगे तो ये सफिशिएंट होगी नोट, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से लिंक को आपको ज्वाइन कर लीजिए डिकोड एग्जाम के, और वहां से आपको काफी जो पीडीएफ प्रोवाइड होती है उसको रिवीजन करिए। अपनी शॉर्ट नोट्स, बार बार कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो रेगुलर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको सेशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा, और बाकी हम लोग रिवीजन सेशन भी लेके आएंगे एग्जाम के टाइम, ठीक है, और बाकी मंथली रिवीजन में मैं लेके आऊंगी 1-2 दिन में, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को 49वां IITF 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ट्रेड फेयर लगा है इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर में, उसमें जो है सम्मानित किया गया है किस मंत्रालय को? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, या फिर गृह मंत्रालय को? वीडियो को पॉज करके दोस्तों आंसर करिए, और इसका करेक्ट जो आंसर है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय को, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण का मंत्रालय जो है देखा जाए तो मंडप, ठीक है, देखिए इसका मंडप बना किसमें, देखिए हर कोई मंत्रालय अपना अपना मंडप बनाता है। मंडप इन द सेंस एक तरीके से पूरा एग्जीबिशन में एक तरीके का एक क्षेत्र रहता है जहां पे वो अपनी उपलब्धियों को, अपने जो कुछ भी कार्य है उसको वो क्या करता है, दिखाता है। यहाँ पे देखा जाए जो भी हाल फिलहाल में बना है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। तो उसमें देखा जाए जो परिवार, यहाँ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप ने सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार जीता है, ठीक है। ये जो मंडप इन्होंने बनाया था इस मंत्रालय ने, परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, वो किस विषय पे आधारित था? तो हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ठीक है, ये इस विषय पे बना था। बाकी जो है इस मंडप में, स्वास्थ्य मंडप में जितने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो विभिन्न पहल है, जो इन्होंने पहल चलाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो कुछ भी योजनाएं इन्होंने चलाया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इन योजनाओं की जो इनकी उपलब्धियां रही हैं उन सबको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, 41 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में, तो द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जो इस वर्ष की थीम थी वो क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद है उनका समर्थन करना और उनको वैश्विक स्तर तक उनका विस्तार करना, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इस वर्ष की थीम थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया है या फिर लॉन्च किया? देखिए अम्लान क्या है, ये एक तरीके से राज्य में जो एनीमिया के केसेस आते हैं एनीमिया के, उनसे उस राज्य को मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा जो राज्य है वो बहुत समय से यहाँ पे एनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनीमिया के यहाँ पे जो है उड़ीसा की सरकार ने एनीमिया से मुक्त जो है राज्य को लक्ष्य रखा है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा में जो महिलाएं हैं और जो बच्चों हैं जिनमें जो है एनीमिया के केसेस आते हैं, उनमें जो है एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए अम्लान यानी कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। इस अभियान की जो प्रमुख हस्तक्षेप में देखा जाए तो आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण को मजबूत करना, हीमोग्लोबिन के लिए परीक्षण और एनीमिक मामलों का उपचार करना शामिल किया गया इस पूरे अभियान के तहत, ठीक है।
एनीमिया क्या होती है दोस्तों, अगर आपको पता हो, एनीमिया देखिए एक ऐसी स्थिति होती है हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में आरबीसी जो है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। स्वस्थ आरबीसी की कमी के कारण होता है। आरबीसी क्या होती है दोस्तों, आरबीसी के बारे में देख लीजिए। तो रेड ब्लड जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे शरीर में क्या करती है, हमारे ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी जो है ना हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो करती है तरीके से। तो जो शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ आरबीसी की कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में जो आरबीसी पाया जाता है, हमारे ब्लड में आरबीसी जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो करता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एनीमिया होता है, ठीक है। तो एक एनीमिया। अच्छा चलिए, जब मैं बात करती हूँ आरबीसी के बारे में तो मुझे आरबीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताइए कि आरबीसी की खोज किसने किया था। सबसे पहला ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे खोज के बारे में बताएंगे, आरबीसी की खोज, इसका लाइफ क्या होता है, कितनी लाइफ इसकी होती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आरबीसी के बारे में। और आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, देखिए वयस्क जो होते हैं उनमें आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं और होता है, और जो बच्चे होते हैं या फिर भ्रूण होते हैं उनमें कहीं और होता है, ये बताएंगे। आरबीसी की जो है लाइफ जो कितनी है वो मुझे बताएंगे, और आरबीसी जब डेड होती है तो वो कहाँ पे होती है, और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये चीज बताइए। और आरबीसी में ही दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से ये रेड दिखता है, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा देखिए चूंकि हमारे जो इंडिया का स्टेट है, और ये देखेंगे तो भारत ही ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ, ये उड़ीसा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी अपने कुछ राज्यों से सीमा लगती है और साथ ही साथ इसकी एक सामुद्रिक सीमा भी है जो बे ऑफ बंगाल से लगती है। राज्यों से बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। वही बात करें इसके कैपिटल की तो भुवनेश्वर इसका कैपिटल है, और राज्यपाल गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया। वही बात करें संसदीय क्षेत्र की तो राज्यसभा में हमें 10 सीटें देखने को मिलती है उड़ीसा की, और लोकसभा में जो है 21 सीटें देखने को मिलती है उड़ीसा की। कहां पे दोस्तों, लोकसभा में। अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो उड़ीसा से रिलेटेड और भी कुछ करंट न्यूज थे उनको भी देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में देखिए अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया, तो देखिए 3 जगहों पे किया गया था, जिसमें भुवनेश्वर का जो कलिंग स्टेडियम है वहां पे, ठीक है, मडगांव के नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के दिव्या पाटिल स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा, तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम भी आ गया। पूछा जा सकता है कलिंग स्टेडियम कहां है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन पूरी वगैरह भी दे सकता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि उड़ीसा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहां की एक सूखा पाइका नदी है जो कि सूख गई थी और उसके पुनरुद्धार की योजना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पुनरुद्धार किया जाएगा किसका, सूखा पाइका नदी का, किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो कार्य योजना, ये जो सूखा पाइका नदी है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, ये उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे बात करें सितंबर 2022 में सतत तटीय प्रबंधन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो भी भुवनेश्वर, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की स्थापना की जाएगी दोस्तों, कहाँ पे, उड़ीसा में की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर्स जो कि मैं हमेशा जब भी कुछ स्टेट के बारे में बात करती हूँ तो उससे रिलेटेड जो हाल फिलहाल में कुछ और भी करंट अफेयर्स रहते हैं उनको मैं चर्चा में लेके आती हूँ, इससे आपका रिविजन होता रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेबी ने किसे बीएससी के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी है। तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे सेबी ने किसको एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दिया। देखिए मार्केट 2 होती है अगर बात किया जाए तो, एक तो आपका कैपिटल मार्केट होती है दोस्तों, और दूसरा होती है मनी मार्केट, ठीक है, जो शेयर वगैरह से रिलेटेड जो होता है, स्टॉक से रिलेटेड जो कैपिटल मार्केट होता है उसको रेगुलेट दोस्तों कौन करता है, सेबी करती है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, ये आरबीआई करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आरबीआई। तो सेबी जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह को रेगुलेट करती है उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और सेबी ने ही देखा जाए बीएससी के एमडी और सीईओ के रूप में जो मंजूरी दिया है वो किसे दिया है दोस्तों, तो सुंदर रमन राममूर्ति को दिया है। ध्यान रखिएगा, सुंदर रमन राममूर्ति ये बीएससी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अगर हम सेबी के फुल फॉर्म को देखें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसने बीएससी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मंजूरी दिया है, तो सुंदर रमन राममूर्ति
को मंजूरी दिया है। ये जो पद है बीएससी का जो शीर्ष पद है एमडी और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी का, ये जुलाई महीने से खाली था क्योंकि इस पद पे जो नियुक्त थे आशीष कुमार चौहान, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आशीष कुमार चौहान की बात करें दोस्तों तो ये आगे चलकर के एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के रूप में नियुक्त हो गया। ठीक है, तो आशीष कुमार चौहान के इस पद से इस्तीफा देने के बाद जुलाई से पद खाली था। अब जाकर के दिसंबर यानी कि अब जाकर के इस पद पर सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें बीएससी की, जिसे हम पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते थे, इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो 1875 में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपसे पूछा जा सकता है एशिया में स्थापित पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी है। और 1875 में इसको बॉम्बे यानी कि मुंबई में, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे में इसको स्थापित किया गया था किसके रूप में? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में। ठीक है, और बीएससी को पहले हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने बीएससी देख लिया, अब बात करते हैं सेबी की, जो कि बहुत बड़ी बॉडी है और इसके फुल फॉर्म को देखा जाए तो हमने पहले ही बात किया कि क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना दोस्तों 30 जनवरी 1992 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। वहीं इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान यानी कि चेयरमैन माधवीपुरी बुश। ध्यान रखेगा, माधवीपुरी बुश जो है ये पहली महिला फर्स्ट जो है लेडी है, ये माधवीपुरी बुश पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेगा, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, माधवीपुरी बुश सेबी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये देखेगा जो हमारे समाज में लिंग भेद है उसको समाप्त करने के लिए नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो इस पे हम करेक्ट आंसर पे दोस्तों चलते हैं और इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, नई चेतना लिंग अभियान, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बात किया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, नई चेतना लिंग अभियान को शुरू किया गया है। और ये अभियान जिसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं जिनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, किससे? जो भी लैंगिक हिंसा होती है यानी कि जो लड़का और लड़की के भेद करके जो लड़कियों के प्रति जो हिंसा की जाती है, यानी कि जो महिलाएं और लड़कियों को जो इस हिंसा के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत 1 माह के लिए किया गया है। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा इस अभियान में देखा जाए, इस अभियान की जो शुरुआत की गई है, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, कौन से दिवस? महिला और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, उसी दिन जो है उसी मौके पर इसकी शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य ही क्या है कि जितनी भी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको लिंग के आधार पर भेदभाव समाज में झेलना पड़ता है या उनके प्रति जो हिंसा की जाती है, उस हिंसा के प्रति वो जागरूक हो। ठीक है, उन्हें अपने अधिकार पता हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक तरीके से ये पूरी तरीके से जागरूकता अभियान होगी, नई चेतना उनके अंदर ये चेतना कि नहीं, उनके अपने अधिकार हैं, उनको कोई भी इस लैंगिक भेदभाव के आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कोई कर सकता, कोई हिंसा नहीं कर सकता। इन सब चीजों के प्रति इसमें चेतना जगाई जाएगी उनके अंदर और एक तरीके से उनको जागरूक करने का ये पूरा प्रयास होगा इस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो नई चेतना जो लैंगिक अभियान है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी किया? जैसे कि आप लोगों को पता है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए 2070 जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और इसके लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। आइए देख लेते हैं। नीति आयोग की दोस्तों बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इससे जो है 29 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ठीक है, यही इसका शीर्षक है और इस शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट देखा जाए तो 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कुछ भी ये निकलता है जिसके वजह से पर्यावरण प्रदूषित या फिर पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके उत्सर्जन में कमी ला। ठीक है, कार्बन कैप्चर और उसके उपयोग और साथ ही साथ भंडार के महत्व की पड़ताल करता है ये रिपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड उत्सर्जन की, तो भारत जो है इस मामले में तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो चीन और अमेरिका के बाद देखा जाए तीसरा सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला ये देश है, जो कि प्रति वर्ष 2.6 गीगाटन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो प्रति वर्ष ये 2.6 गीगाटन उत्सर्जन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ ये दुनिया का तीसरे नंबर का देश है, सबसे ज्यादा चीन, फिर अमेरिका। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, ग्लासगो में प्रदूषण से जो संबंधित मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक जीरो उत्सर्जन हासिल करने समेत जलवायु परिवर्तन में बेहद कमी लाने के लिए पंचामृत की घोषणा की थी। पंचामृत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आप मुझे पंचामृत के बारे में बताएंगे, ये 5 अमृत कौन सा है जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से लड़ना, जिसकी घोषणा COP26 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अभी COP27 कहां पे हुआ ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, COP27 कहां पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? करेक्ट आंसर इज मालदीव। मालदीव को भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय राशि प्रदान किया, ध्यान रखिएगा। और ये जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो वित्तीय राशि है, जैसा कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो इस कठिन आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए एक बजट के रूप में वित्तीय सहायता भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसको? मालदीव पे। और ध्यान रखिएगा ये बिना शर्त के, ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने शर्त लगा दी ये पैसे ले लो और इस पैसे को बस यही खर्च करना, नहीं। भारत सरकार ने पैसे दिए और बोले भैया ये पैसे लो, एक वित्तीय सहायता एक बजट के रूप में लो, और तुम्हारा जो स्वविवेक कहता है, तुम्हारा जो मन कहता है, उसी तरीके से यानी कि अपने सूझ और बूझ, अपनी समझ बूझ के आधार पे इन पैसों का उपयोग करो। ठीक है, तो एक तरीके से बिना किसी शर्त की राशि प्रदान की गई है मालदीव को, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम मालदीव की बात करें, जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, भारत का पड़ोसी देश है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं इंडियन ओशन और इसमें मालदीव स्थित है। मालदीव जिसकी कैपिटल आप देख सकते हैं माले है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो मुद्रा है यानी कि करेंसी मालदीव रुपया है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी लाइन जो है, ठीक है, कौन सी लाइन भारत और मालदीव को अलग करती है, उसके बीचों बीच से गुजरती है, आप मुझे बताइए। देखिए इक्वेटर, देखिए एकदम देखा जाए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इक्वेटर जो है एकदम जस्ट मालदीव के नीचे से आपको देखने को मिला। आप मुझे बताइए कौन सी लाइन जो है वो भारत और मालदीव के बीच से गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में किस देश की फिल्म को नारगेसी ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? किस फिल्म ने जीता है? किस देश की फिल्म ने? इजराइल ने, ईरान ने, फ्रांस ने या फिर स्पेन में? करेक्ट आंसर इज बी, ईरान की ये फिल्म है। ठीक है, तो ईरान की फिल्म है जिसका नाम है नारगेसी। नारगेसी ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT, ठीक है, ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। और ये जो नारगेसी फिल्म है, उस फिल्म में जो गांधी जी थे, जो महात्मा गांधी जी थे, जिनकी उनकी शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को इस फिल्म में दर्शाए गए, जिस कारण से इसको ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला है। ठीक है, इस फिल्म का जो निर्देशन किया गया था दोस्तों, पायम अस्कंदरी ने किया था। ठीक है, इस फिल्म में देखा जाए जो कैरेक्टर था, जो अभिनेता थे, उनको एक व्यक्ति था जो कि डाउन सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित था, और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति के उसके जीवन में उसके जो इस डाउन सिंड्रोम के कारण जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हो रही थी, ठीक है, जो कुछ भी परिणाम हो रहे थे, उसके बारे में ये सारी फिल्म में दिखाया गया है और इसी के बाद इसमें अवार्ड मिला। कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन कावत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है दोस्तों। कब से कब तक? तो 30 अप्रैल 2024 तक। तो जो हमारे विदेश सचिव हैं विनय मोहन कावत्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। वही बात करें, भारतीय मुक्केबाज ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान की सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। फिलिस्तीन
लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 29 नवंबर को मनाया गया। वहीं बात करें जो रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को नवंबर 2022 से घटाकर कर दिया कितना? 7% कर दिया। ठीक है, तो इस वित्त वर्ष के लिए S&P ने जो है भारत के जो आर्थिक विकास के अनुमान को, आर्थिक विकास की दर को 7% तक कर दिया। ये था। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स और नवंबर की पूरी कोशिश करें। देखिए मैं सिंपल सा रिवीजन वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इन डेप्थ से जाने के लिए रेगुलर आप अपने वीडियोस को पढ़िए। ठीक है, तो नवंबर के हम लोग थोड़ा सा सेशन को रिविजन कर लेंगे। तो जल्दी मैं उस वीडियो को लेके आती हूँ। बाकी अपना डेली करंट अफेयर्स की क्लास को रेगुलर करते रहिए, सेशन को फॉलो करेंगे और अपनी नोट्स बनाए रहेंगे। तो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए ये क्लास आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।